हेलो बच्चों। तो स्टडी विद धैर्यम में आपका स्वागत है। जिन बच्चों का ये पहला लेक्चर है वो कृपया कर ये आई बटन है यहाँ दिख रहा होगा, वहाँ पर जाकर के आप प्लेलिस्ट में चले जाइए, है ना। ये चैनल जो है स्टडी विद धैर्यम, उसके प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ पर लेक्चर 1 से स्टार्ट कीजिए। हम लोगों ने लास्ट क्लास में कुछ सीबीएसई के प्रॉब्लम किए थे और कुछ छोटे मोटे सवाल किए थे, ठीक है। हम और आगे बढ़ते हैं और आज के लेक्चर में हम थोड़ा सा वर्ड प्रॉब्लम करेंगे और एक दो सवाल, जैसे वो डिफरेंस रिमाइंडर वाला क्वेश्चन था, एक दो क्वेश्चन वैसे वाले देख लेंगे, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अच्छे प्रॉब्लम्स के साथ। हमने लास्ट टाइम तक यहाँ तक किया था, क्वेश्चन नंबर 19 तक। आइए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। बहुत ही तुच्चा सा सवाल है ना। क्या बोला, द एचसीएफ ऑफ 144 एंड 180 इज एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ इतना। 144, देखिएगा इसका सॉल्यूशन क्या है, सिंपल सा है। देखिए 144 को प्राइम फैक्टराइज कर दीजिए, कितना होगा, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, इसको कीजिए 2 से ये आएगा 36, ये आएगा 2 से 18 और ये आएगा 2 से 9 और ये आएगा 3 से 3। मतलब 144 को अगर हम प्राइम फैक्टराइज करेंगे तो क्या आएगा, देखिए 2 की पावर 3 है ना, सॉरी 2 की पावर 3 नहीं भाई, 2 की पावर 4। ये आ रहा है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 दैट इज 2 की पावर 4 इंटू 3 इंटू 3 दैट इज 3 का स्क्वायर। अगर हम 180 को प्राइम फैक्टराइज करते हैं, है ना, 180 इज ए कंपोजिट नंबर, 180 is a composite number. Every composite number can be expressed as a product of prime. Fundamental theorem of arithmetic. इसको कीजिए, 180 को कीजिए, देखिए क्या आएगा। 180 को प्राइम फैक्टराइज कर रहा हूं मैं, 2 से करूंगा तो 90 है ना, फिर 2 से करूंगा 45, फिर 3 से करूंगा 15, फिर 3 से करूंगा 5। कितना हो गया, 180 कैन बी रिटन एज 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1। तो बोला है कि HCF लेना है, HCF। HCF क्या हो जाएगा, किसका किसका HCF लेना है, 144 एंड 180 का। तो HCF में क्या करते हैं, जो कॉमन होता है प्राइम फैक्टर उसको कंसीडर करते हैं, है ना। 2 को देखते हैं, 2 देखो 2 कॉमन है दोनों में, 2 कॉमन है, पर यहाँ 2 की पावर 2 है, यहाँ 2 की पावर 4 है, तो कौन सा कॉमन आएगा, छोटा पावर कॉमन आएगा। अरे सर इफ प्राइम फैक्टर दोनों 2 2 देख रहे हैं, एक पर पावर छोटा है एक पर पावर बड़ा है, कौन सा कंसीडर करेंगे, छोटा पावर, क्योंकि यहां भी 2 की पावर 2 ही है, 2 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 2 लिखा हुआ है। 2 की पावर 2 2 की पावर 2 दोनों में कॉमन है। ये क्या आ गया, दिस कम्स 2 की पावर 2। सर 3 की पावर 2 भी आएगा, 3 की पावर 2, 3 की पावर 2 भी कॉमन है सर, ये भी कॉमन है, ये वाला भी कॉमन है, 2 की पावर 2 भी कॉमन है ना। कितना हो गया, देखिए ध्यान से, ये आ गया आपका 2 2 जा 4 इंटू 3 3 जा 9, दिस कम्स आउट टू बी 36। आप देखिए HCF जो है वो लिखा है 36, और इसको हमको किस फॉर्म में लिखना है, यह HCF को किस फॉर्म में लिखना है, 13m-3, 13m-3। मतलब ये जो 36 है इसको मैंने लिख लिया 13m-3। क्या आप m की वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं, अरे भाई इसको 13m-3 के फॉर्म में लिखना है, कैन यू फाइंड m फ्रॉम एयर। ये जो मतलब ये है कि जो HCF है 144 और 180 का वो कितना है, 13m-3 है ना। तो जो HCF आएगा उसको इस फॉर्म में लिख दिया है, मतलब 13m-3 इज आवर HCF। 13m-3 किसके बराबर है, 36 के। यहां से देख लीजिए, ये आएगा 36 प्लस 3 बराबर कितना, 13m। m बराबर कितना आ गया, 39/13। कितना आ गया, m कम्स आउट टू बी 3। m की वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई। C फॉर कलकत्ता इज आवर आंसर, है ना। और वैसे भी 36 को लिख सकते हैं 13 गुना 3 माइनस 3, है ना। तो वहां से भी कंपेयर कर सकते हो आप, वहां से भी कंपेयर कर सकते हो, है ना। ऐसे भी कर सकते हो कि सर 36 को कैसे लिख लिया, 13 इंटू 3, 39 माइनस 3 36, जो कि -3 के फॉर्म में लिखना है। 39 माइनस 3, और 39 को क्या लिख सकते हैं, 13 इंटू 3। m कंपेयर कीजिएगा तो 3 आएगा। अब वैसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, जल्दी से लिखे। चलिए हो गया होगा, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। देखिए ये सवाल थोड़ा सा अच्छा है ना। कोई अच्छा सवाल बोलना ठीक बात नहीं है, लेकिन ये जो सवाल है ना, ये जो सवाल है वो थोड़ा सा PQRSMN ऐसे वेरिएबल का आपको फील दिलाएगा, तो घबराने का जरूरत नहीं है। देखिए क्या बोला है, द लेट A and B be two पॉजिटिव इंटीजर्स सच दैट A बराबर PQ Q की पावर 4। तो A की वैल्यू क्या है भाई, A बराबर कितना है, A दिया हुआ है PQ इंटू Q की पावर 4, लिख लिया मैंने, PQ इंटू Q की पावर 4। आगे बढ़िए,
बी दिया हुआ है पी स्क्वायर, बी कितना दिया हुआ है, बी इज गिवन एज पी स्क्वायर इंटू क्यू की पावर 3। बोला है वेयर पी एंड क्यू आर प्राइम नंबर। देखिए इसका मतलब ए और बी कंपोजिट नंबर हो गए, पी क्यू प्राइम है तो ए और बी कंपोजिट है, ए इज ए कंपोजिट नंबर रिटेन एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम, बी इज ए कंपोजिट नंबर रिटेन एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। सही है ना, क्योंकि पी और क्यू क्या है हमारे पास, प्राइम है ना। आगे बढ़ते हैं, वेयर पी एंड क्यू आर प्राइम नंबर, एचसीएफ और ऑफ ए बी निकालो, एचसीएफ ए बी का एचसीएफ निकालते हैं। चलिए एचसीएफ ऑफ ए कॉमा बी, एचसीएफ के लिए क्या करते हैं सर, कॉमन लेते हैं, मतलब दोनों में जो कॉमन नंबर है वही लेते हैं, मतलब क्या करें, दोनों में कॉमन प्राइम को ले लीजिए, है ना। सो देखो यहां भी पी है यहां भी पी है, सो पी आ गया, दोनों में कॉमन कौन, यहां पी स्क्वायर यहां पी क्यू, तो पी स्क्वायर कॉमन हुआ ना, छोटा पावर कॉमन होता है, अगर दोनों में पी और पी है छोटा पावर जो होगा वो कॉमन होगा। सो कितना हो गया सर, ये हो गया पी स्क्वायर, और क्यू भी कॉमन है, क्यू भी दोनों में है, सो क्यू भी दोनों में है, कौन सा पावर कॉमन, बड़ा वाला के छोटा वाला, यहाँ क्यू का पावर 3 है यहाँ क्यू की पावर 4 है, तो क्यू की पावर 4 में तो क्यू की पावर 3 है ही ना, सो छोटा वाला पावर, सो क्यू की पावर 3। और आपको बोला है कि ये जो एचसीएफ है, ए बी का जो एचसीएफ है वो पी की पावर एम और क्यू की पावर एन के बराबर है, मतलब ये जो क्या है पी की पावर एम और क्यू की पावर एन के बराबर है। कंपेयर कर लीजिए, कंपेयर कीजिएगा जैसे ही, तो p का जो पावर है वो m है, मतलब m की वैल्यू कितनी है 2 है, और q का पावर जो है वो n है ना, सो q की वैल्यू कितनी है 3 है, सो m आ गया, सॉरी n है ना, q की पावर जो है वो n है, सो ये आ गया m और ये आ गया n, m आ गया 2, n आ गया 3। नाउ आगे बढ़ते हैं, एलसीएम देखते हैं, एलसीएम क्या है, एलसीएम ऑफ a कॉमा b, सारे डिफरेंट फैक्टर्स ले लेने हैं सर, सारे डिफरेंट फैक्टर्स ले लेने हैं, सारे डिफरेंट प्राइम कंसीडर कीजिए, तो दो ही डिफरेंट प्राइम है, एक p है और एक q है। सर जो हाईएस्ट पावर होगा उसको कंसीडर कर लेना है, यहाँ पे हाईएस्ट पावर कितना है p की पावर 3, और यहाँ पर हाईएस्ट पावर कितना है q की पावर 4, और एलसीएम जो है RS के फॉर्म में ये दिया हुआ है, मतलब इसको कंपेयर करना है p की पावर r इंटू q की पावर s से। कंपेयर कीजिए, देखिए क्या आएगा, जैसे ही आप कंपेयर कीजिएगा दोनों को, सो p की पावर इज r है, तो r कितना आ गया, r आ गया 3, और s कितना आ गया, s आ गया यहाँ पे 4, r3 एंड s4। आपको क्या पूछा है, टू फाइंड m प्लस n। नाउ यहां लिख रहा हूं मैं, ठीक है, हमें क्या निकालना है, m प्लस n इंटू r प्लस s, देखिएगा इक्वल टू क्या आया, m कितना है, इसका मतलब 2 प्लस 3 इंटू 3 प्लस 4, मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे, ये लिखा हुआ है 5 इंटू 7, सो 35 इज आवर आंसर, सो दिस इज योर आंसर। बहुत आसान और बहुत सस्ता। सर एचसीएफ लेते वक्त कॉमन नंबर लेते हैं, कॉमन का मतलब सर जो कॉमन प्राइम है ना दोनों में उसको कंसीडर कीजिए, और उस प्राइम का सबसे छोटा पावर आप ले लीजिए, यही कॉमन निकालने का तरीका है ना। अरे भाई पी स्क्वायर है तो पी क्यू को लिख सकते हो ना, पी स्क्वायर इंटू पी, सो पी स्क्वायर कॉमन आ गया दोनों में। यहाँ क्यू की पावर 3 क्यू की पावर 4 है, सो क्यू की पावर 4 को लिख सकते हो, क्यू की पावर 3 इंटू क्यू, सो क्यू की पावर 3 क्यू की पावर 3 कॉमन आ गया। सो एचसीएफ में कॉमन प्राइम लेते हैं और छोटा वाला पावर उठाते हैं, कॉमन जो सब में कॉमन होगा प्राइम वो उठाते हैं और छोटा वाला पावर लेते हैं, और एलसीएम में जितने डिफरेंट प्राइम है सब उठा लेते हैं और हाईएस्ट पावर चिपका देते हैं और मल्टीप्लाई कर देते हैं। सही, तो ये रहा आपका, ये अच्छा सवाल था, ये वाला सवाल आप MNRS देख करके डरने वाला सवाल था। सो 35 का आंसर सी फॉर कलकत्ता। क्लियर, जल्दी से लिखो। चलिए हो गया, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 सीबीएसई 2023-24, ठीक है। बोला है एक लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 129 एंड 545 लिविंग रिमाइंडर 3 एंड 5। सर जब भी रिमाइंडर बच रहा हो ना तो उस रिमाइंडर को माइनस कर दीजिए, पहले उस रिमाइंडर को माइनस कर दीजिए। अरे सर कोई नंबर डिविजिबल नहीं होगा क्योंकि रिमाइंडर बच रहा होगा, तो अगर रिमाइंडर को अगर मैं हटा दूं तो रिमाइंडर 0 आ जाएगा ना, रिमाइंडर को अगर मैं माइनस कर दूं तो वो नंबर जो बचेगा वो रिमाइंडर क्या देगा, 0 देगा। तो सबसे पहले एक नंबर है 129 और रिमाइंडर कितना दे रहा है 3 दे रहा है, दूसरा नंबर कितना है 545 और रिमाइंडर कितना दे रहा है भाई 5 दे रहा है। सर क्या नंबर आ गया, ये नंबर आ गया सर 127,
6 और ये नंबर क्या आ गया 540। सर इसका ना अब 126 और 540 को प्राइम फैक्टराइज कीजिए, 540 को प्राइम फैक्टराइज कीजिए। चलिए 126 का प्राइम फैक्टराइजेशन, 126 का चेक करते हैं। 2 छक्का 12, 2 तिया 6, 3 दूना 3 इक्काई, फिर 3 7। सर ये आ गया 2 इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 7। सर 540 को भी निकाल लो प्राइम फैक्टर में। 540 कितना आया सर, कितना आया सर? 2 से काटो, 2 से 270, फिर 2 से 135, फिर 3 से, फिर से 3 से। सर कितना आ गया ये आ गया 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 3 इंटू 5। देख लो 15, 45, 135, 270, 200, 540। सही है सर। अब एक ऐसा नंबर ढूंढना है, एक ऐसा नंबर ढूंढना है जो इसको भी डिवाइड करता हो, इसको भी डिवाइड करता हो कंप्लीटली, तभी तो रिमाइंडर 0 आएगा, तभी तो रिमाइंडर 0 आएगा। इन दोनों का रिमाइंडर 0 आएगा, इन दोनों का रिमाइंडर। एक ऐसा नंबर ढूंढिए जो इन दोनों को डिवाइड करे और रिमाइंडर 0 आए। सर एचसीएफ। एक ऐसा बड़ा नंबर ढूंढना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो एचसीएफ निकाल लो इनका। एचसीएफ क्या आएगा, एचसीएफ क्या आएगा सर? कॉमन प्राइम ढूंढिए, दोनों में कॉमन हो। सर 2 कॉमन है और लोएस्ट पावर, इसमें पावर 1 है, इसमें पावर 2 है, सो पावर 1। 3 भी कॉमन है सर, सो 3 भी कॉमन। यहां पावर 2 है, यहां पावर 3 है, सो लोएस्ट पावर 2। कितना आ गया 2 इंटू 3 इंटू 3 बराबर कितना 9, 9 नहीं 18, 3 3 जा 9, 2 जा 18। सो ये क्या आ गया, दिस इज 18। सो 18 इज ए कॉमन नंबर, 18 इज ए कॉमन नंबर। देखिए जो इसको भी कट करेगा, इसका भी, इसको भी कंप्लीटली डिवाइड करेगा, 18 इसको भी कंप्लीटली डिवाइड करेगा। पर जैसे ही आप इसमें 3 जोड़ेंगे ना तो ये बन जाएगा 129। पर 3 जो है वो 18 से छोटा है, नहीं 3 रिमाइंडर बच जाएगा। तो रिमाइंडर को हमने पहले ही क्या किया, हमने पहले ही रिमाइंडर को जो 129 में था रिमाइंडर को माइनस कर लो, है ना। रिमाइंडर, जो रिमाइंडर आ रहा है उसको पहले हटा दो, रिमाइंडर को हटा दो, अब बाकी जो नंबर बचा है उसका एचसीएफ ले लो। सो ये जो 18 है वो 126 540 को कंप्लीटली डिवाइड करेगा। इसका मतलब 18 जो है जब 129 को डिवाइड करेगा तो 126 कट जाएगा और बचेगा 3। सर 18 जो है जब 545 को डिवाइड करेगा तो 540 तक तो काट देगा, कंप्लीटली डिवाइड करेगा, बच जाएगा 5। समझ में आया? तो सबसे पहले जब भी रिमाइंडर का सवाल है आप ध्यान में रखिए कि सबसे पहले जो जिसके वजह से जो रिमाइंडर जो बचा है, जो रिमाइंडर आ रहा है उसको 0 बनाने के लिए हमको वो नंबर माइनस कर देना है। रिमाइंडर को माइनस कर दिए नंबर में, और जो नंबर आएगा उस नंबर का क्या करना है, उस नंबर का एचसीएफ लेना है। क्योंकि एचसीएफ मुझे एक ऐसा नंबर ढूंढना है जो बचे हुए दोनों नंबर को, इसको और इसको कंप्लीटली डिवाइड करता हो। सो आवर आंसर इज 18। सो फाइंड द लार्जेस्ट नंबर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एक ऐसा नंबर जो दोनों को कंप्लीटली डिवाइड करे, इसको भी, है ना। तभी तो 3 रिमाइंडर यहां पे बचेगा और 5 रिमाइंडर यहां पे बचेगा। सही, कोई दिक्कत नहीं। इसको थोड़ा सा मैंने एक प्रॉब्लम और लिया था, इसको भी जब भी रिमाइंडर आए पहले रिमाइंडर को साफ कर दो, जो बचेगा नंबर उसका एचसीएफ लेना है, और जो एचसीएफ होगा, है ना, एचसीएफ होगा वही ग्रेटेस्ट नंबर होगा जो इन नंबर्स को डिवाइड करेगा, तो उतना रिमाइंडर बचेगा। कॉमन सेंस है, थोड़ा 1-2 क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, अपने आप फील आ जाएगा। सो आंसर इज 18। सो 18 इज द लार्जेस्ट नंबर। जल्दी से छापिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और सवाल करा देता हूं रिमाइंडर पे, देखिएगा। फाइंड द लार्जेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड इतना इतना एंड इतना, लिविंग रिमाइंडर इतना। सर पूरा नहीं कट रहा है, पूरा नहीं डिवाइड हो रहा है, कुछ रिमाइंडर बच जा रहा है ना। इसका मतलब पहले रिमाइंडर को माइनस करना पड़ेगा। तो माइनस कीजिए, कितने में से 398 का रिमाइंडर कितना बच रहा है, इसमें रिमाइंडर बच रहा है 7, तो माइनस किया कितना आ गया 391। सर 391, अगला क्या है 436, इसका रिमाइंडर कितना बच रहा है सर 11। माइनस कीजिए कितना है ये 5, 3 में से 1 गया 2 और ये आ गया 4। सर अगला क्या आया 542, इसका रिमाइंडर कितना बच रहा है, रिमाइंडर बच रहा है इसका 15। सो ये आएगा 7 5 12, 3 में से 1 गया 2, है ना, और ये आएगा 527। सर इसको प्राइम फैक्टराइज करते हैं। सो 391 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, 425 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, और 527 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, चेक कर लेते हैं। सर 391 को चेक कीजिए, 391
391 को चेक कीजिए, कितना आएगा? 391 को चेक कीजिए। चलो प्राइम फैक्टराइज करके दिखाओ सब लोग करके दिखाओ प्राइम फैक्टराइजेशन करके दिखाओ। प्राइम फैक्टराइजेशन करके दिखाओ क्या होगा? सर ना 2 से कटेगा, ना 3 से कटेगा, ना 4 से कटेगा, सीधा 17 से कटेगा। चेक कर लीजिएगा, 17 दूना 34, 5 1 17, ये कॉमन, 17 भी एक प्राइम है, 23 भी एक प्राइम है। अच्छा सवाल। सो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन आएगा 17 × 23। सर 425 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आएगा? सर ये 5 से कटेगा, 5 से कटेगा तो कितना आएगा? 5 8 40, 2 5 5 25, फिर 5 से कटेगा सर, ये क्या आएगा? 17 5 85, ये आएगा सर 5 का स्क्वायर इंटू 17। और 527 का प्राइम फैक्टराइजेशन खुद से कीजिए इसका प्राइम फैक्टराइजेशन, है ना। 7 2 9 5, 9 4 3 14, नहीं कटेगा ना 2 से, ना 3 से, ना किसी से, सीधा 17 से कटेगा। चेक कीजिएगा, 17 से, 17 51, 1 7 31, 17 भी प्राइम है, 31 भी प्राइम है। सो ये आएगा 17 × 31। सर हमने रिमाइंडर को माइनस कर दिया, तो जो नंबर बचा है ना, इसका कॉमन फैक्टर ढूंढना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, क्योंकि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ही वो नंबर होता है जो इसको कंप्लीटली डिवाइड कर सकता है तीनों को, है ना। जो बचा हुआ तीनों नंबर है, आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग द रिमाइंडर, सो निकालो सर। एचसीएफ क्या होगा? इसका एचसीएफ क्या होगा? सर कॉमन जो तीनों में है, सर 5 नहीं है, नहीं 23 तीनों में नहीं है सर, 31 तीनों में नहीं है, कौन है तीनों में? 17 17 17। सो एचसीएफ इज 17। सो 17 इज द हाईएस्ट नंबर which when divides 398 leaves remainder 7, क्योंकि 398 को डिवाइड करेगा तो 391 तक डिवाइड कर देगा, कंप्लीटली डिविजिबल, है ना। 391 का फैक्टर है ना 11, तो 391 तक तो कर देगा, 7 रिमाइंडर बच जाएगा। 436 को जब 17 से डिवाइड करेंगे तो 425 तक कट कर देगा और रिमाइंडर 11 बचेगा, है ना। जब 542 को 17 से डिवाइड कीजिएगा तो 527 तक कट जाएगा, 527 का फैक्टर है ना 17, सो 527 को डिवाइड कर देगा, बच जाएगा कितना? 15। सो हाईएस्ट ग्रेटेस्ट नंबर इज 17। तो रिमाइंडर वाले क्वेश्चन समझ में आया तुमको? रिमाइंडर वाले क्वेश्चन में क्या करना होता है? रिमाइंडर वाले क्वेश्चन में पहले रिमाइंडर को माइनस कर दो और जो नंबर आया है ना उस नंबर का एचसीएफ निकाल लो टू फाइंड लार्जेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं, छाप लीजिए। चलिए हो गया सबका। तो ये जब भी ये रिमाइंडर वाले प्रॉब्लम आया ना तो हमको एचसीएफ निकालना होता है किन नंबर्स का? पहले रिमाइंडर को आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए और जो नंबर बचेगा उसका क्या निकालना होता है? उसका एचसीएफ निकालना होता है। क्लियर? चलिए अब हम कुछ आगे बढ़ते हैं वर्ड प्रॉब्लम्स की तरफ। सो वर्ड प्रॉब्लम देखते हैं, एचसीएफ एलसीएम में वर्ड प्रॉब्लम किस तरह के आते हैं। सो देखिए, चलिए पहला सवाल सीबीएसई 2023 और 24 में पूछा गया सवाल है। क्वेश्चन बोला है इन ए टीचर्स वर्कशॉप द नंबर ऑफ टीचर्स टीचिंग फ्रेंच, हिंदी एंड इंग्लिश। सो फ्रेंच के कितने टीचर हैं? फ्रेंच के कितने टीचर हैं? 48। ठीक है। अच्छा, हिंदी के कितने टीचर हैं? हिंदी के टीचर्स हैं कितने? हिंदी के टीचर हैं 80। और इंग्लिश के कितने टीचर हैं? इंग्लिश के कितने टीचर हैं? इंग्लिश के टीचर हैं 144, है ना। आइए थोड़ा क्वेश्चन का फील लेते हैं। इसमें क्या बोला है? इन ए टीचर्स वर्कशॉप द नंबर ऑफ टीचर्स टीचिंग फ्रेंच, हिंदी एंड इंग्लिश आर 48, 80 एंड 144 रिस्पेक्टिवली। फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स रिक्वायर्ड। मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स रिक्वायर्ड if in each room the same number of teachers are seated, all of them are of same subject। कहने का मतलब है कि एक रूम में कितने टीचर होने हैं? मान लो एक रूम में मान लिया कि 10 टीचर होने हैं, तो सारे रूम में 10-10 टीचर होने हैं, पर सारे किसमें? सेम सब्जेक्ट के। मतलब अगर 10 टीचर हैं तो 10 के 10 टीचर किसके होने चाहिए? हिंदी के टीचर होना चाहिए। या 10 के 10 टीचर किसके होने चाहिए? फ्रेंच के होना चाहिए। या 10 के 10 टीचर किसके होने चाहिए? इंग्लिश के होने चाहिए। मतलब सारे टीचर एक रूम में जितने भी टीचर आए, है ना। पहली बात तो यह है कि एक रूम में, है ना, एक रूम में जितने भी टीचर आएंगे, वो सारे के सारे टीचर क्या आएंगे? सेम सब्जेक्ट के आएंगे। एक रूम में जितने भी टीचर आएंगे वो सारे के सारे सेम सब्जेक्ट के आएंगे और हर रूम में नंबर ऑफ टीचर क्या होगा? सेम होगा। क्लियर? तो सबसे पहली बात तो यह है। सबसे पहले जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना, है ना, तो ज्यादा बुद्धि दिमाग नहीं लगाना है।
फील इसका क्वेश्चन का बाद में लो, इस क्वेश्चन का फील बाद में लो, पहले इसको प्राइम फैक्टराइज करो। देखो तुमको कुछ कॉमन पैटर्न दिखता है क्या? जब भी ऐसे प्रॉब्लम को सॉल्व करना हो और दिमाग न लग रहा हो तो सबसे पहले क्या करो, प्राइम फैक्टराइज करो, है ना, प्राइम फैक्टराइज करो। तो देखो 48 को प्राइम फैक्टराइज कर रहा हूं, 48 को, सो 48 को प्राइम फैक्टराइज करो, क्या होगा, 2 24 2 12 2 से 6 और 2 से 3, मतलब क्या लिखा हुआ है 48, 48 कैन बी रिटन एज, 48 कैन बी रिटन एज कितना, 1 2 3 4, 2 की पावर 4 इंटू 3, है ना। अच्छा 80 को प्राइम फैक्टराइज करो, क्या होगा, 80 को करो कितना आएगा, 2 से 40, 2 से 20, 2 से 10, 2 से 5, इसका मतलब है 1 2 3 4, ये कितने आ गए, 2 की पावर 4 इंटू 5 आ रहा समथिंग। 144 को प्राइम फैक्टराइज करो, करो 144 को, इसको करके देखो क्या आएगा, देखना 2 से, फिर 2 से, फिर 2 से करो कितना आएगा 18, फिर 2 से करेंगे कितना आएगा 9, और फिर 2 से करेंगे कितना आएगा, सॉरी 3 से करेंगे कितना आएगा 3 आएगा। मतलब ये क्या आ रहा है, ये आ रहा है 2 की पावर 1 2 3 4, 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 2। देखिए ध्यान से, तीनों को जैसे ही प्राइम फैक्टराइज किया मुझे 2 की पावर 4 2 की पावर 4 2 की पावर 4 तीनों में कॉमन दिख रहा है ना, तीनों में कॉमन दिख रहा है, 2 की पावर 4 2 की पावर 4 2 की पावर 4 तीनों में कॉमन दिख रहा है, समझो क्वेश्चन को, है ना। अब बोला है कि मुझे एक रूम में इक्वल नंबर ऑफ टीचर्स रखने हैं, हर रूम में नंबर ऑफ टीचर्स क्या होने चाहिए, इक्वल, हर रूम में नंबर ऑफ टीचर्स क्या रहने चाहिए, इक्वल। मतलब मुझे एक ऐसा नंबर ढूंढना है, एक ऐसा नंबर ढूंढना है ना, जो इसको भी कंप्लीटली डिवाइड करता हो, इसको भी कंप्लीटली डिवाइड करता हो और इसको भी कंप्लीटली डिवाइड करता हो। ऐसा क्या क्या कौन सा नंबर है सर, HCF, ऐसा एक ही है, कौन नंबर देगा, HCF। मतलब मुझे एक ऐसा कॉमन फैक्टर ढूंढना है ना, ऐसा फैक्टर ढूंढना है जो 48 को भी कंप्लीटली डिवाइड करता हो, 80 को भी कंप्लीटली डिवाइड करता हो और 144 को भी कंप्लीटली डिवाइड करता हो। तभी तो टीचर्स को इक्वल नंबर्स में बांटेंगे। एक ऐसा नंबर ढूंढो जो 48 को भी डिवाइड करे, 80 को भी डिवाइड करे और 144 को भी डिवाइड करे, है ना। तो मुझे एक कॉमन फैक्टर ढूंढना है, एक कॉमन फैक्टर ढूंढना है, क्लियर। सो कॉमन फैक्टर क्या होगा, इनका HCF। सो HCF कितना आ गया, दिस इज 2 की पावर 4, मतलब कितना आ गया 16, मतलब 16 टीचर इन ईच रूम, 16 टीचर इन ईच रूम। सो कितना आ गया, मतलब ईच रूम, है ना, क्या बोला है, इफ इन ईच रूम द सेम नंबर ऑफ टीचर, सो नंबर ऑफ टीचर इन वन रूम कितना हो गया, ईच रूम हैव या मस्ट हैव कितना 16 टीचर्स, है ना। हर रूम में नंबर ऑफ टीचर इक्वल होने चाहिए। इक्वल तो तभी होगा ना जब हम एक ऐसा नंबर ढूंढेंगे जो इन तीनों नंबर को कंप्लीटली डिवाइड करे। देखो ना 16 टीचर अगर एक रूम में रख रहे हैं तो 3 रूम का जरूरत पड़ेगा किसको, फ्रेंच वाले को। हिंदी टीचर को कितने का जरूरत पड़ेगा, 16 85 5 रूम का जरूरत पड़ेगा। और इसको कितना पड़ेगा, इसको पड़ेगा 9 रूम का जरूरत, है ना। तो हर रूम में क्या करना है, सेम नंबर ऑफ टीचर रखना है। और मेरे भाई तुम कॉमन सेंस लगाओ, कॉमन सेंस लगाओ कि हर रूम में तुमको सेम नंबर ऑफ टीचर रखना है। तो तुम ये बताओ कि जो सेम नंबर ऑफ टीचर जो जब भी हम हर रूम में रखेंगे तो वो इनसे तो वो नंबर कम ही आएगा ना। और जब भी कोई नंबर कम आता है, हमारा आंसर अगर कम है, हमारा आंसर अगर गिवन नंबर से कम है तो HCF निकालते हैं। और अगर हमारा आंसर गिवन नंबर से ज्यादा आ रहा हो, सोचो अगर हमारा आंसर गिवन नंबर से ज्यादा आ रहा हो तो क्या निकालते हैं, LCM निकालते हैं, है ना। सो ये कर लीजिए नोट पॉइंट। सो अगर हमारा आंसर, अगर हमारा आंसर गिवन नंबर्स, गिवन नंबर से कम आना है, HCF निकालो। अगर हमारा आंसर गिवन नंबर से ज्यादा आना है
तो एलसीएम निकालो, तो एलसीएम निकालो। अरे भाई हमको मान लो 48 टीचर को डिवाइड करना है ना 3 रूम में, तो हर रूम में जो टीचर की संख्या आएगी वो 48 से कम आएगी, कॉमन सेंस है। अरे भाई 80 टीचर को अलग अलग रूम में डिवाइड करना है ना, तो अलग अलग रूम में डिवाइड करोगे तो 80 से कम आएगी। 144 टीचर को डिवाइड करना है ना, तो क्या आएगा 144 से कम आएगा। तो मतलब हमारा आंसर जो आना है ये तो तय है कि वो 48, 80 और 144 से कम ही आएगा। इसका मतलब सर अगर आंसर गिवन नंबर से कम आए तो एचसीएफ निकालते हैं, अगर आंसर गिवन नंबर से ज्यादा आ रहा है, सोचो ज्यादा अगर आएगा तो एलसीएम निकालेंगे, कॉमन सेंस है। अब सोचो जरा हर रूम में कितना, देखो ये फैक्टराइजेशन कैसे, दोनों में तीनों में कॉमन क्या है 2 की पावर 4, मतलब 48 टीचर को एक रूम में 16 टीचर 3 रूम चाहिए, 80 टीचर को एक रूम में 16 टीचर 5 रूम चाहिए, 144 को एक रूम में 16 टीचर और 9 रूम चाहिए। समझ में आया, कुछ समझ में आया। तो हर रूम में कितने टीचर, 16 टीचर, हर रूम में 16 टीचर। क्या किया सर, इनका एचसीएफ निकाला, क्यों, क्योंकि टीचर्स को डिवाइड करना है ना, इस तरह से डिवाइड करना है कि हर रूम में इक्वल टीचर आए और एक रूम में एक ही सब्जेक्ट के टीचर आए। मतलब मुझे एक ऐसा नंबर ढूंढना है जो 48 को कंप्लीटली डिवाइड करे, 48 को कंप्लीटली डिवाइड करे, वही नंबर 80 को भी कंप्लीटली डिवाइड करे और वही नंबर 144 को भी कंप्लीटली डिवाइड करे। और वैसे भी टीचर को डिवाइड करना है तो एक रूम में जो टीचर की संख्या होगी वो इन सबसे कम होगी, एचसीएफ निकालना है सर, क्लियर बात है। सो टोटल नंबर ऑफ रूम्स कितने रिक्वायर्ड है, सो टोटल नंबर ऑफ रूम्स रिक्वायर्ड, मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर रहा हूं भाई, है ना, इसको थोड़ा सा छोटा कर रहा हूं, ठीक है। नाउ टोटल नंबर ऑफ रूम्स रिक्वायर्ड, टोटल नंबर ऑफ रूम्स रिक्वायर्ड, देख लीजिए एक रूम में 16 टीचर, एक रूम में 16 टीचर, तो फ्रेंच के कितने टीचर हैं 48, 48 टीचर के लिए कितना रूम चाहिए 48/16, 3 रूम चाहिए, है ना। ये रूम चाहिए किसको, फ्रेंच टीचर्स को। 80 टीचर हैं हिंदी के, एक रूम में 16 टीचर, तो कितना चाहिए 80/16 रूम चाहिए किसको, हिंदी वाले को। एक रूम में 116 टीचर हैं तो 144 टीचर के लिए कितना रूम चाहिए 16 रूम चाहिए, 16, एक रूम में 16 टीचर तो 144 टीचर के लिए कितने रूम चाहिए, डिवाइड कर दो। सो कितना आ गया, ये यहां से आ गया कितना 3 रूम, यहां से आ गया कितना 5 रूम और यहां से आ गया कितना 9 रूम, तो कितना आ गया 5, 3, 8, 9, 17, तो टोटल रूम्स रिक्वायर्ड 17 रूम्स। कॉमन सेंस वाली बात है। क्वेश्चन को पढ़िए, कहा है कि इंग्लिश के इतने टीचर हैं, हिंदी के इतने हैं, फ्रेंच के इतने हैं। इस क्वेश्चन का फील लीजिए, बोला है कि मुझे इन टीचर्स को इस तरह से डिवाइड करना है कि हर रूम में सेम नंबर ऑफ टीचर्स हों और एक रूम में सेम सब्जेक्ट के टीचर हो। मतलब अगर 48 टीचर फ्रेंच के हैं तो हर रूम में एक नंबर ऑफ टीचर हैं, तो हर रूम में, है ना, फ्रेंच के ही टीचर होने चाहिए। समझिए बात को। सो मुझे एक ऐसा नंबर ढूंढना है जो इन तीनों को फैक्टराइज कर सके, इन तीनों को फैक्टराइज कर सके। समझ में आया, मतलब 48 को मुझे डिवाइड करना है, 80 को मुझे डिवाइड करना है, 144 को मुझे डिवाइड करना है। इसका मतलब जो भी आंसर आएगा वो इन नंबर से कम आएगा। जब भी आंसर छोटा आने वाला हो एचसीएफ निकालते हैं, जब भी आंसर गिवन नंबर से बड़ा आने वाला हो हम एलसीएम निकालते हैं, ठीक है। सो इस क्वेश्चन को 2 बार 3 बार कीजिए और समझिए कि कितने रूम रिक्वायर्ड हैं, जबकि हर रूम में इक्वल नंबर ऑफ टीचर्स होने चाहिए और एक रूम में एक ही सब्जेक्ट के टीचर होने चाहिए, है ना। सो वी हैव टू फाइंड कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, दिस इज द आंसर। अब देखो 16 टीचर एक रूम में, तो फ्रेंच वाले के लिए कितना चाहिए 48 के लिए 3 रूम चाहिए, आया 3 रूम, है ना। हिंदी वाले के लिए कितना रूम चाहिए, एक रूम में 16 टीचर, तो 16 5 80, 5 रूम का रिक्वायरमेंट है हिंदी टीचर को, तो 80/16 5 रूम आ गया हिंदी टीचर के लिए। इंग्लिश वाले के लिए 144 है, एक रूम में 16 टीचर, तो 16 × 9 144, मतलब 144 को जब 16 से डिवाइड कीजिएगा तो 9 रूम आएगा। सो फ्रेंच टीचर को चाहिए 3 रूम, हिंदी टीचर को चाहिए 5 रूम और इंग्लिश टीचर को चाहिए 9 रूम, टोटल 17 रूम रिक्वायर्ड है। और हर रूम में कितने टीचर 16 टीचर। क्लियर, समझिए, बार बार समझिए, लैंग्वेज वाले प्रॉब्लम में, वर्ड प्रॉब्लम में दिक्कत आएगा, ध्यान रखिएगा। हमको अगर डिवाइड करना है, कॉमन फैक्टर निकालना है, वी हैव टू फाइंड एचसीएफ,
हमको अगर मल्टीपल निकालना है, वी हैव टू फाइंड एलसीएम, मल्टीपल निकालना है मतलब जो आंसर आएगा वो गिवन नंबर से बड़ा आएगा। ठीक है, चलिए एक दो प्रॉब्लम और करते हैं, अपने आप क्लियर हो जाएगा। छाप लीजिए जल्दी से। चलिए हो गया क्लियर। आइए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। बर्ड प्रॉब्लम का एक अच्छा सवाल, देखिए कितना बढ़िया सवाल है। पहले इस सवाल को समझिए, है ना। 3 बेल, टॉल, टॉल का मतलब बजना, बेल रिंग, है ना, टॉल रिंग एक ही बात है। एट इंटरवल ऑफ 6 मिनट, 12 मिनट, 18 मिनट रिस्पेक्टिवली, इफ दे स्टार्ट टुगेदर एट 6 AM, दे विल, व्हेन दे विल रिंग टुगेदर अगेन। कॉमन सेंस है, जरा देखना ध्यान से। मैं इस क्वेश्चन का फील करवाता हूं। मान लो बेल 1 है, बेल 1 है ना, बेल 1 है, कितने बजे बजा? 6 बजे, तीनों 7 बजे, है ना, 6 बजे, तीनों 7 बजे। तो बेल 1 अगली बार 6 बजे अगर बजा है तो अगला कब बजेगा सर? 6 मिनट के इंटरवल पर, तो 6:06 पर बजेगा। फिर कब बजेगा? 6:12 पर। फिर कब बजेगा? 6:18 पर। फिर कब बजेगा? 6:24 पर। फिर 6:30 पर, 6:36 पर, 6:42 पर, इस ऐसे बजेगा, एंड सो ऑन, एंड सो ऑन, एंड सो ऑन। बेल 2 कितने मिनट के इंटरवल पर बज रहा है? बेल 2 रिंग एंड इंटरवल ऑफ, बेल 2 कितने के इंटरवल? 12 मिनट पर। बजा कब था पहली बार एक साथ? 6 बजे। तो अगर 6 बजे बजा था तो अगली बार कब बजेगा बेल 2? 6:12 पर, 6:24 पर, 6:36 पर, 6:48 पर, एंड सो ऑन। बेल 3 कब बजेगा? बेल 3 कब बजेगा? बेल 3 बजेगा आपका, अगर 6 बजे बजा है, कब, कितने इंटरवल पे बजता है? 18 मिनट के इंटरवल पे बजता है ना। तो पहली बार बजा था तो 6:18, 6:36, 6:54 एंड सो ऑन। तो बताइए अगर 6 बजे दोनों साथ, तीनों एक साथ बजे थे, तो अगली बार तीनों कब एक साथ बजेंगे? सोचो, बेल 1 6:06 पे बजता है, इस पे बजता है 6:18 पे, 6:24 पे, 6:30 पे, 6:36 पे। बेल 2 6:12 पे, 6:24 पे, 6:36 पे। देखो बेल 1 बेल 2 6:36 पे एक साथ बजा। बेल 3 क्या 6:18 पे, 6:36 पे, 6:36 पे, है ना। तो देखो ना 6:36 ऐसा टाइम है, ऐसा टाइम है जब तीनों बेल एक साथ फिर से बज रहे हैं। 6:36 एक ऐसा टाइम है ना, जो तीनों बेल एक साथ बज रहे हैं। तो व्हेन दे विल रिंग टुगेदर, तो दे विल रिंग टुगेदर एट 6:36 AM अगेन, अगेन 6:36 AM अगेन। पहली बार 6 बजे बजा था, अब तीनों एक साथ कब बज रहा है? 6:36 पे बेल 1 भी बज रहा है, 6:36 पे बेल 2 भी बज रहा है, 6:36 पे बेल 3 भी बज रहा है। तो वो अब कब बजेंगे? 6:36 पर फिर से बजेंगे। मतलब कितने देर के बाद बजेंगे? आफ्टर 36 मिनट। आफ्टर, अगर बोलता आफ्टर हाउ लॉन्ग दे विल रिंग अगेन, तो आफ्टर 36 मिनट्स। सो आफ्टर 36 मिनट्स दे विल रिंग अगेन। अब ये तो क्वेश्चन का फील हो गया, ये तो क्वेश्चन को फील से सॉल्व कर दिया मैंने, है ना। ये तो क्वेश्चन को मैंने फील से सॉल्व कर दिया। जो क्वेश्चन बोला था, जो क्वेश्चन बोला था उस क्वेश्चन को मैंने फील से सॉल्व कर दिया। अगर मैं बोलूं कि सर ये बताइए, ये तो क्वेश्चन को मैंने फील से, क्वेश्चन को फील से लिख करके सॉल्व कर दिया। देख लिया कि अगर बेल 1 पहली बार 6 बजे बजा था, तो फिर 6:36 पर, बेल 2 भी 6:36 पर, और बेल 3 भी 6:36 पर। ये एक कॉमन टाइम है, कॉमन टाइम है जब बेल 1, बेल 2 और बेल 3 तीनों रिंग कर रहा है। ठीक, अब मेरी बात को समझिए। अगर मुझे ऐसे लिखना नहीं आता तो कैसे करेंगे? सर ये बताओ कितने कितने मिनट के इंटरवल पर बजता है? कितने कितने मिनट के इंटरवल पर बजता है सर? 6 मिनट के, 12 मिनट के, 18 मिनट के। 6 मिनट के, 12 मिनट के और 18 मिनट के इंटरवल पे बज रहा है। क्लियर? तो 6 मिनट, 12 मिनट और 18 मिनट के इंटरवल पे अगर बज रहा है, 6 मिनट, 12 मिनट और 18 मिनट के इंटरवल पे अगर बज रहा है और 6 बजे एक साथ बजा है, मतलब सर अगली बार कब बजेगा तीनों एक साथ? मुझे एक ऐसा कॉमन मल्टीपल ढूंढना पड़ेगा जो जिसको 6 भी डिवाइड करता हो,
12 भी डिवाइड करता हो और 18 भी डिवाइड करता हो, मतलब वी हैव टू फाइंड अ कॉमन मल्टीपल, है ना। अरे भाई बेल 1 6 मिनट के इंटरवल पे बज रहा है, बेल 2 12 मिनट के इंटरवल पे बज रहा है, बेल 3 18 मिनट के इंटरवल पे बज रहा है, तो वी हैव टू फाइंड अ कॉमन मल्टीपल, है ना। तभी तो तीनों एक साथ बजेंगे, तीनों एक साथ अगली बार कब बजेंगे, वी हैव टू फाइंड अ कॉमन मल्टीपल। एक ऐसा टाइम जरूर होगा, एक ऐसा नंबर जरूर होगा जिस समय तीनों बेल एक साथ बजेंगे, मतलब एक ऐसा टाइम आएगा जिस समय इन ये तीनों नंबर उस नंबर को क्या कर रहे होंगे, डिवाइड कर रहे होंगे कंप्लीटली, मतलब वी हैव टू फाइंड मल्टीपल, है ना। सो 6 का प्राइम फैक्टर करो, कितना आया 2 3 या 6, तो 6 को कैसे लिख लेंगे 2 इंटू 3, है ना। 12 को कैसे लिख लेंगे 2 6 जा 12, 2 3 जा, मतलब 12 को लिख लिया कितना 2 का स्क्वायर इंटू 3, और 18 को कैसे लिख लिया भाई मेरे, सो 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, सो कितना आ गया 18 बराबर कितना 2 इंटू 3 का स्क्वायर। सर एलसीएम निकालने बोल रहे हो आप, कॉमन मल्टीपल निकालना चाहते हो ताकि पता चल सके कि तीनों कब एक साथ फिर से बजेंगे, है ना। सो सर एलसीएम क्या होगा सर, हाईएस्ट पावर उठा लो, डिफरेंट प्राइम नंबर उठाओ। सो डिफरेंट प्राइम नंबर एक 2 है और एक 3 है, सर 2 का हाईएस्ट पावर 2 है सर, 3 का हाईएस्ट पावर 2 है सर, सो एलसीएम क्या आ गया 4 इंटू 9 बराबर 36। सर 36 मिनट एक ऐसा मल्टीपल है ना, जो 6 से भी डिविजिबल है, 12 से भी, 18 से भी, मतलब सर 36 मिनट इज द कॉमन लिस्ट कॉमन मल्टीपल। पहला एक नंबर आएगा, पहला एक टाइम आएगा 6 बजे बजने के बाद 36 मिनट के बाद फिर से समय आएगा जब तीनों बेल एक साथ बजेंगे। क्लियर, मतलब अगर 6 बजे बजा था तो कितने बजे बजेगा भाई, है ना 36 मिनट के बाद। सो इसको लिख लीजिए, एलसीएम निकाल लिया है तीनों का, बार बार इस क्वेश्चन को करना होता है। सो all three bell rang together after 36 मिनट, मतलब अगर नेक्स्ट बेल टाइम विल बी, अगर 6 बजे बजा था तो अगला 6:36 AM पर बजेगा। कॉमन सेंस लगाओ, 6:36 AM पर बजेगा, है ना। कॉमन सेंस लगाओ, 6:06, मतलब सर यही तो करते हैं कि 6 का मल्टीपल निकाला आपने, 6 12 18 24 30 36, 12 का मल्टीपल निकाला 12 24 36, 18 का मल्टीपल निकाला 18 36, और सर लिस्ट कॉमन मल्टीपल आपने कंसीडर कर लिया, क्योंकि लिस्ट कॉमन मल्टीपल ही एक ऐसा नंबर होगा जो 6 से भी डिविजिबल है, 12 से भी डिविजिबल है और 18 से भी डिविजिबल है ना। सो एक ऐसा कॉमन मल्टीपल, है ना, जिस समय जो इन तीनों नंबर से क्या हो, डिविजिबल हो। क्लियर, आराम से समझिए, ये फिल लीजिए इस क्वेश्चन का, यहां से इस क्वेश्चन का यहां से फिल लीजिए कि सर यहां पर तो आपने 6 का मल्टीपल, 12 का मल्टीपल और 18 का मल्टीपल लिखा है, और लिस्ट कॉमन मल्टीपल आपने ले लिया है, तो लिस्ट कॉमन मल्टीपल सर आपने एलसीएम निकाला है। ये हुआ फील वाली बात, ये हुआ मैथमेटिकल बात। क्लियर, छाप लीजिए। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वाह, देयर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट फील्ड, प्रिया टेक 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड। चलो फील्ड वाला बात करते हैं, देखना जरा। सॉल्यूशन, मान लो ये एक सर्कुलर फील्ड है, ठीक है, ये एक सर्कुलर फील्ड है, ये एक सर्कुलर फील्ड है, ठीक है। सो यहां से मान लो प्रिया चलती है ना, और प्रिया कितना लेती है 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड। एक चक्कर मारने में कितना समय लेती है 18 मिनट। मतलब मान लो कि अगर प्रिया जो है, मतलब अगर हम लोग वो वाला वॉच यूज कर रहे हैं, ठीक है, स्टॉप वॉच, तो स्टॉप वॉच पे क्या सेट किया है 00, है ना, स्टॉप वॉच पे 00 सेट किया है, तो 00 स्टॉप वॉच पे सेट किया, तो मैं यहां लिख रहा हूं प्रिया की टाइमिंग। देखना जरा, प्रिया की टाइमिंग लिख रहा हूं, प्रिया यहां पे कब कब आएगी, है ना। सो स्टॉप वॉच यूज किया, गेट सेट गो, सो 0 से स्टार्ट की, चलना स्टार्ट की, कितने देर के बाद आएगी 18 मिनट। सो ये 18वें मिनट पे यहां रहेगी, ठीक है। फिर कब आएगी यहां पे वापस लौट के 36 मिनट पर, सही है ना। 36 मिनट पे दूसरा चक्कर पूरा करेगी, फिर तीसरा चक्कर,
54 मिनट पे तीसरा चक्कर पूरा करेगी। सो 18 मिनट पे पहला चक्कर पूरा करेगी, 36 मिनट पे दूसरा चक्कर पूरा करेगी और 54 मिनट पे तीसरा चक्कर पूरा करेगी, एंड सो ऑन। ठीक है, अच्छा मैं दूसरे कलर से लिख रहा हूं, यहीं से रवीश भी चलता है, यहां से रवीश भी चलता है, यहीं से रवीश चल रहा है, ठीक है ना, रवीश। अब देखो जरा, प्रिया और रवीश ने दोनों ने एक पॉइंट से स्टार्ट किया होगा, है ना, स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एट द सेम टाइम, स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एट द सेम टाइम, और दोनों एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं, मतलब दोनों यहां से चालू किए होंगे तो रवीश भी ऐसे ही चला होगा और प्रिया भी ऐसे ही चली होगी। तो सोचो, रवीश और प्रिया दोनों यहां से स्टार्ट करते हैं, तो हमने घड़ी में क्या सेट कर दिया, t बराबर 0, टाइमर को 0 सेट किया, स्टॉप वॉच यूज कर रहा हूं मैं। सो 18 मिनट पर प्रिया यहां होगी, फिर 36 मिनट पर यहां होगी, फिर 54 मिनट पर होगी, यही बात है। रवीश कब कब होगा, इसको 12 मिनट लगता है चक्कर मारने में। सो रवीश जो होगा, है ना, पहली बार चक्कर मारेगा तो इसको लगेगा 12वां मिनट, फिर अगला 12 मिनट मतलब 24 मिनट, फिर अगला 36 मिनट, एंड सो ऑन, एंड सो ऑन। समझ में आया, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ो। भाई ये बोला है गोविंदा से आफ्टर हाउ मेनी मिनट विल दे मीट अगेन, तो देखो ना टाइमर ऑन करो, देखो ना 18वें मिनट पे प्रिया यहां है, 12वें मिनट पे रवीश यहां है, नहीं मिल रहा है एक साथ, 36वें मिनट पे प्रिया वापस यहां है और रवीश भी यहां है, मतलब वो दोनों कब मिलेंगे, 36 मिनट के बाद मिलेंगे, 36वें मिनट पे मिलेंगे, 36। ये तो फील वाली बात हुई ना सर, आपने क्या किया, 18 का मल्टीपल लिखा, 12 का मल्टीपल लिखा और लिस्ट कॉमन मल्टीपल ले लिया, तो 36 मिनट पर प्रिया यहां रहेगी और रवीश यहां रहेगा। समझ में आया क्या? सो पहला लिस्ट कॉमन मल्टीपल 18 का मल्टीपल निकालिए और 12 का मल्टीपल निकालिए। 18 का मल्टीपल निकालिए तो क्या आएगा, 36 आएगा, 12 का मल्टीपल भी क्या आएगा, 36 आएगा। सो लिस्ट कॉमन मल्टीपल क्या है, 36, तो 36वें मिनट पर प्रिया और रवीश दोनों इस पॉइंट पे वापस आएंगे, है ना, ये तो फील वाली बात हो गई। सो आफ्टर हाउ मेनी मिनट दे विल मीट अगेन, सो लिख दूंगा मैं, दे विल मीट अगेन आफ्टर 36 मिनट। कॉमन सेंस, ये तो फील से क्वेश्चन सॉल्व कर दिया मैंने, फील से क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। अब देखो मेथड से क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं, देखो जरा, सोचो प्रिया को लगता है 18 मिनट, ठीक है, और रवीश को लगता है 12 मिनट, है ना, तो दोनों चलना स्टार्ट करेंगे, टाइम बढ़ेगा, है ना, टाइम बढ़ेगा, दोनों को चलना स्टार्ट करेगा, टाइम बढ़ेगा। तो प्रिया को एक चक्कर मारने में 18 मिनट, रवीश को 12 मिनट, अगला चक्कर मारने में, मतलब टाइम जो है बढ़ता जा रहा है। टाइम जो है हमारा आंसर जो आने वाला है वो 18 से भी ज्यादा आने वाला है, 12 से भी ज्यादा आने वाला है ना। मतलब सर ये तो तय हो गया कि अगर नंबर से, गिवन नंबर से अगर आंसर ज्यादा आ रहा है तो क्या होगा, गिवन नंबर से अगर आंसर ज्यादा आ रहा है तो हमको एलसीएम निकालना, मतलब मुझे एक ऐसा कॉमन मल्टीपल निकालना है, किसका, 18 का और 12 का एक ऐसा कॉमन मल्टीपल निकालना है जो 18 से भी डिविजिबल हो और जो 12 से भी डिविजिबल हो। सो 18 का फैक्टर करो, सो 18 का प्राइम फैक्टर क्या होगा, 18 का प्राइम फैक्टर होगा 2 इंटू 3 इंटू 3, 12 का प्राइम फैक्टर क्या होगा 2 इंटू 3। सर एलसीएम निकालिए, एलसीएम, ये क्या लिखा हुआ है भाई, ये लिखा हुआ है 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 2, ये क्या लिखा हुआ है 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1। नाउ वी हैव टू फाइंड लिस्ट कॉमन मल्टीपल, मुझे एक ऐसा नंबर चाहिए जो 12 से भी डिवाइड हो और 18 से भी डिवाइड हो। वी हैव टू फाइंड अ कॉमन नंबर विच इज डिविजिबल बाय 12 एज वेल एज 18, जो 12 से भी डिवाइड हो, 18 से भी डिवाइड हो, है ना, जो 12 से भी डिवाइड हो, 18 से भी डिवाइड हो, क्या होगा बताओ। सो सर एलसीएम कैसे निकालते हैं, सर डिफरेंट प्राइम नंबर को ले लीजिए, 2 और 3 डिफरेंट प्राइम नंबर दिख रहे हैं, हाईएस्ट पावर कंसीडर कीजिए। यहाँ हाईएस्ट पावर क्या है 2 है और यहाँ हाईएस्ट पावर क्या है 2 है, कितना आ गया 4 गुना 9, सो 36। सो 36 मिनट के बाद 36 मिनट पर दोनों वापस से टकराएंगे और सेम पॉइंट पे टकराएंगे। सो फील्ड से भी समझ में आ रहा है कि 18 का मल्टीपल और 12 का मल्टीपल लिखना था और उसमें से कौन सा पहला कॉमन आएगा, जो फर्स्ट लीस्ट कॉमन मल्टीपल है, सर एलसीएम निकालना था। ये रहा फील और ये रहा आपका आंसर। आप समझ गए होंगे वर्ड प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं। आप प्राइम फैक्टराइजेशन तो कीजिए, आपको दिख जाएगा, थोड़ा सा बुद्धि लगाइए, एज्यूम कीजिए कि अगर नंबर को डिवाइड करना है, मतलब नंबर छोटा आना है, एचसीएफ निकालना पड़ेगा, है ना। अगला कब मिलेगा, कब मिलेगा, मतलब गिवन नंबर से ज्यादा वाला नंबर चाहिए, मतलब मल्टीपल चाहिए, मतलब क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। क्लियर, लिख लीजिए।
चलिए हो गया होगा, चलिए फटाफट करते हैं क्वेश्चन आगे, है ना। ऑन ए मॉर्निंग वॉक 3 पर्सन स्टेप ऑफ टुगेदर एंड देयर स्टेप मेजर 40 सेंटीमीटर, 42 सेंटीमीटर, 45 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, हो रहा होगा। व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस इट शुड वॉक, है ना, सो दैट ईच कैन कवर सेम डिस्टेंस। अरे सर, एक चलता है तो एक स्टेप में रखता है 40 सेंटीमीटर, दूसरा चलता है तो दूसरा का एक स्टेप का लेंथ है 42 सेंटीमीटर, और तीसरा चलता है तो एक कदम में 45 सेंटीमीटर। तो कितना डिस्टेंस कवर करे, है ना। फाइंड द मिनिमम डिस्टेंस should walk so that each can cover the same distance and complete step। मतलब सर मल्टीपल निकालना है, 45 का 42 का 45 का 42 का और 40 का मल्टीपल निकालना है। मतलब सर मुझे एक लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना है जो कि 40 से भी डिविजिबल हो, 42 से भी डिविजिबल हो और 45 से भी डिविजिबल हो, है ना। अरे सर कंप्लीट स्टेप में नाप दूं, मान लो कि मैंने जो पहला डिस्टेंस जो मेरा आया वो समथिंग आया, है ना, तो उस डिस्टेंस को ये भी नाप सके, ये भी नाप सके, ये भी, मतलब उस डिस्टेंस को ये भी डिवाइड करता हो, ये भी डिवाइड करता हो, ये भी डिवाइड करता हो। मतलब सर आंसर जो आएगा वो 40 42 45 से बड़ा आएगा, बड़ा आएगा, मतलब एलसीएम। कॉमन सेंस लगाओ, दिमाग लगाओ, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा तो आंसर आ जाएगा। सो 40 42 और 45, तो एक चलता है एक कदम में 40 सेंटीमीटर, दूसरा चलता है एक कदम में 42 सेंटीमीटर और तीसरा चलता है एक कदम में 45 सेंटीमीटर, है ना, है ना। तो 40 42 और 45 सेंटीमीटर एक एक कदम में ट्रैवल करता है ना। सो जो डिस्टेंस निकलेगा वो इनका ही मल्टीपल होगा, इनका ही मतलब एक ऐसा लिस्ट नंबर ढूंढना है जो कि इन तीनों से डिविजिबल हो। सर क्या निकालना है, एलसीएम। सो निकालो, 2 से कितना 20, 2 से 10, 2 से 5 कितना आ गया 40 का क्या आ गया 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 1। दूसरा कौन सा है 42, सो 42 क्या आ जाएगा, सो 2 से 21 और 3 से 7 कितना आ गया 42। 42 को प्राइम फैक्टराइज कीजिए, कितना आया 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 7 की पावर 1। आगे बढ़िए, अगला क्या है भाई मेरे, अगला क्या है, अगला क्या है 45 सेंटीमीटर। सो 45 को डिवाइड कीजिए, क्या आएगा 3 से कीजिए, 15 तिया 45, 3 से कीजिए कितना 5 आया। सो 45 को जब अपन प्राइम फैक्टराइज करेंगे ये क्या आएगा 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1। सर वी हैव टू फाइंड एलसीएम, एक ऐसा कॉमन मल्टीपल निकालना है जो 40 42 और 45 तीनों से डिविजिबल हो। सर एलसीएम, इन नंबर्स का निकालना पड़ेगा एलसीएम। हमें एक डिस्टेंस जो चाहिए वो इनसे बड़ा चाहिए, मतलब इनका मल्टीपल चाहिए। सो क्या आएगा एलसीएम में, क्या करते हैं सर, जितने डिफरेंट प्राइम्स आए हैं सबको उठा लो। सो एक प्राइम आया है 2, एक प्राइम आया है डिफरेंट 3, एक प्राइम आया है 5, एक प्राइम आया है 7। सर सबका हाईएस्ट पावर चिपका दो। सो इसका हाईएस्ट पावर 2 का कितना, 2 का हाईएस्ट पावर 3, सर 3 का हाईएस्ट पावर सब में कितना 2, 5 का हाईएस्ट पावर कितना 1 और 7 का हाईएस्ट पावर कितना 1। सो देख लीजिए एलसीएम क्या आया, एलसीएम आया कितना आ गया भाई, यह आ गया 2 2 जा 4 2 जा 8 इंटू 9 इंटू 5 इंटू 7। सो एलसीएम कम्स आउट टू बी, एलसीएम आ गया आपका कितना 40, तो ये आ गया सर 63 गुना 40। सो ये आ रहा है कितना 63 गुना 40, ये कितना हो गया, अरे भाई इसको मल्टीप्लाई किया 9 7 63 63 और इसको मल्टीप्लाई किया तो 40, कितना आ गया 4 12 1 24 1 25, 2520 सेंटीमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। सो द मिनिमम डिस्टेंस इट शुड वॉक, है ना, मिनिमम डिस्टेंस इच शुड वॉक इज इक्वल टू कितना 2520 सेंटीमीटर। देखिए 2520 एक ऐसा डिस्टेंस है जो 40 से भी डिविजिबल है, 42 से भी डिविजिबल है और 45 से भी डिविजिबल है। मतलब ये 40 वाला बंदा भी 40-40 का स्टेप लेके कंप्लीट डिवाइड करेगा, कंप्लीट पहुंचेगा, है ना। कितने भी स्टेप में पहुंचे, कितने स्टेप में पहुंचेगा, डिवाइड करो 40 को जब इससे डिवाइड करोगे तो ये आएगा 2520 डिवाइडेड बाई 40, खत्म हो गया 6 2 6 चौको 24 1 2 6 2 12, 42 स्टेप में 2520 को 40 से डिवाइड करो ना, देखो कितना आता है। सो ये इतना आएगा 4 6 24 1 2 4 3 12 63, 63 स्टेप में कंप्लीटली नाप देगा। मतलब 40 सेंटीमीटर वाला 63 स्टेप चलेगा और कंप्लीटली माप देगा किसको 2520 को।
42 42 स्टेप वाला चलेगा, है ना, वो भी नाप देगा कंप्लीटली। कितने स्टेप में नाप देगा देखो, 2520 को 42 से डिवाइड करो, है ना, कितना हो जाएगा, करो ना डिवाइड इसको, है ना, अब ये मेहनत वाला काम है यार, करो इसको, देखो ना एग्जैक्ट डिविजिबल है, नहीं करवाना ही है, 5 2 7 2 9, सर ये आएगा 3 से, 3 इकाई 3 3 चौके 12, सर ये आ गया 14, ये आ गया 3 ठीक 24 1 2 3 चौके 12 0 14 छक 84, सर 60 स्टेप में माप देगा यार। 42 वाला जो है 2520 को 60 स्टेप में माप देगा, 60 बार कदम रखेगा और 2520 ट्रैवल कर लेगा। सर ये 45 वाला भी ट्रैवल कर लेगा, आप 45 से इसको डिवाइड कीजिएगा, एग्जैक्ट डिविजिबल है ना। सो आवर आंसर इज द कॉमन मल्टीपल ऑफ 40 42 एंड 45 सेंटीमीटर। क्लियर, छाप लीजिए। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं, बहुत ही शानदार सवाल है। 2 टैंक है, एक टैंक का कैपेसिटी है 504 लीटर, 504 लीटर की कैपेसिटी वाला टैंक है, दूसरा टैंक है 735 लीटर की कैपेसिटी वाला। फाइंड द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ द कंटेनर विच कैन मेजर द मिल्क ऑफ आइदर टैंक एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स, एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स, है ना। मतलब मुझे एक ऐसा तराजू माप, मतलब तराजू मतलब क्या बोलूं उसको, कंटेनर डिफाइन करना है ना, जिससे, अरे घर में आता है ना दूध देने वाला, बाल्टी में लेकर के आता है ना, और आपका एक मेजरमेंट होता है कि भाई 2 किलो दूध चाहिए तो इससे 4 बार दे दो, नहीं 2 किलो, ये है आधा किलो का, ये इसका मेजरमेंट है, आधा किलो है, 4 बार दूध दे दोगे तो 2 किलो हो जाएगा, है ना। उसी तरीके से हमको एक ऐसा कंटेनर बनाना है ना, जो इसको भी एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स में, है ना, और इसको भी एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स में क्या करे, मतलब एक ऐसा नंबर ढूंढना है जो इसको भी कंप्लीटली डिवाइड करता हो और इसको भी कंप्लीटली डिवाइड करता हो। मतलब हमको एक ऐसा फैक्टर चाहिए, एक ऐसा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर चाहिए जो कि 504 को भी कंप्लीटली डिवाइड करता हो और 735 को भी कंप्लीटली डिवाइड करता हो। ठीक है, तो 504 को फैक्टराइज कीजिए, 504 को फैक्टराइज कीजिएगा तो क्या आएगा, 2 दूना 4 1 0 2 5 10 2 दूना 4, फिर 2 से 2 इकाई 2 2 दूना 4 2 छक्का 12, 2 से 2 3, फिर 3 से कटेगा 3 इकाई 3, फिर 3 से कटेगा 3 से 21, मतलब 504 का क्या आ गया भाई मेरे, 504 का क्या आ गया, 2 की पावर 2 2 की पावर 3 ना। सो ये आ गया कितना, ये आ गया 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 7 की पावर 1। सर 735 को प्राइम फैक्टराइज कीजिए, 735 को करिए प्राइम फैक्टराइज, कितना आएगा, 5 3 8 7 15, सर 3 से होगा, 3 से, 3 दूना 6 1 12 3 5 15 6 5 11 2 13, सर ये 5 से कर दीजिए, कितना आएगा, 5 5 25 1 5 ये 15, फिर ये कितना आएगा, 53 आ रहा है क्या, ये क्या आएगा 35 है ना, 3 से 3 दूना 6 1 6, नहीं कुछ गड़बड़ हो गया, इसको फिर से करते हैं यार, है ना, 735 है ना, ये क्या है 735। सो 735 को जब अपन डिवाइड करेंगे, है ना, तो 3 से कीजिए, क्या आएगा, 3 से कीजिए, 3 दूना 6 1 3 है ना, 3 चौके 12 12 1 3 5 15, सही है। फिर ये आएगा 5 से, 5 चौके 20 4 5 5 9 45, फिर आएगा ये आएगा 7 से, 7 7 49, सो 735 को जब आप डिवाइड कीजिएगा कितना आएगा, ये आएगा 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1 इंटू 7 की पावर 2। सर एक ऐसा कॉमन फैक्टर चाहिए जो इसको भी डिवाइड करता हो और इसको भी डिवाइड करता हो। ठीक है, सो HCF निकालना है इसका। HCF क्या आएगा, HCF सर HCF के लिए कॉमन नंबर ढूंढते हैं। सो इसमें भी कॉमन कौन है, 3 है, 3 है तो 3 का लोएस्ट पावर कौन सा है, 3 की पावर 1 कॉमन है इंटू 7, 7 कॉमन है, 7 कॉमन है, 7 प्राइम फैक्टर जो है वो कॉमन है, तो 7 का कौन सा स्मॉलेस्ट पावर, 7 की पावर 1 है, यहाँ 7 की पावर 2 है, 7 की पावर 2 को क्या लिख सकते हैं, 7 की पावर 1 इंटू 7 की पावर 1। सो ये क्या आ गया 7 की पावर 1, ये कितना आ गया 21। सो HCF इज 21। मतलब कौन सा कंटेनर चाहिए, मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ द कंटेनर इज, मैक्सिमम कैपेसिटी
of container is, maximum capacity of container is 21 liter, है ना, that can measure milk of, है ना, either tank milk of either tank in exact number of times, भाई मेरे 21 लीटर वाले कंटेनर से तुम ना कितनी बार निकालोगे, है ना, 504 को, है ना, एग्जैक्ट डिवाइड कर सकता है ना। सो 21 इज द कॉमन फैक्टर ऑफ 504 एंड 735, ठीक है, छाप लीजिए। चलिए कुछ और वर्ड प्रॉब्लम है, 2 क्वेश्चन इसका और बचा हुआ है, ठीक है ना, तो हम अगली क्लास में करते हैं, वीडियो लंबा हो रहा है ना। आराम से पढ़िए, एकदम एक एक लेक्चर 1 से स्टार्ट कीजिए और लेक्चर 1 से पेशेंस के साथ पढ़िए, है ना, बिल्कुल धीरे धीरे पढ़िए। इसी रफ्तार से 90 डेज में अपना कोर्स खत्म हो जाएगा। ढेर सारे प्रॉब्लम मैं करा रहा हूँ, इस प्रॉब्लम को आप लेक्चर में देख के कर रहे हैं, घर पे जाकर वापस से नोट्स लगा कर कीजिए, है ना, नोट्स को बिना देखे फिर से 1-2 बार प्रैक्टिस कीजिए। आपको आर.डी. शर्मा के प्रॉब्लम, आर.एस. अग्रवाल के प्रॉब्लम और भी अच्छे बुक्स के प्रॉब्लम जो है उसमें कोई समस्या नहीं आएगी। थोड़ा सा लॉजिकली पढ़िए, है ना, थोड़ा सा दिमाग पर जोर दीजिए, कैसे बताया है, किस तरह से सॉल्व किया है, वर्ड प्रॉब्लम को कैसे सोचेंगे, है ना, उसको आराम से धीरे धीरे पढ़िए, हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है, पेशेंस के साथ पढ़िए, इसलिए हमारा मोटो है धैर्यम, है ना, पेशेंस। धैर्यम का मतलब ही होता है पेशेंस। सो बिल्कुल आप कोई भी डाउट आए तो कमेंट में लिखिए, है ना, कमेंट में डाउट का जवाब आपको मिलेगा, ठीक है। और अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर बिल्कुल रुकना नहीं चाहिए, ठीक है। तो ठीक है, इसी के साथ हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। चलिए, थैंक यू।